आज पुनः हम उपस्थित हैं एक नई स्टडी वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे मानव में उत्सर्जन तंत्र। इसके पहले हम लोग पढ़े हुए थे पौधों में उत्सर्जन। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं केवी कौशिक आप सभी को नॉलेज के लिए मैं स्वागत करता हूँ। एक कोशिकीय जंतुओं में उत्सर्जन, जैसे कि हम लोग जानते हैं, इसके पहले हम बता चुके हैं उत्सर्जन की परिभाषा क्या है और उत्सर्जन जो है जीवों के लिए क्यों आवश्यक है ना। उत्सर्जन में वेस्टेज को निकाला जाता है कोशिकाओं से और यह जो है उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप यानी मेटाबॉलिक सिस्टम प्रोसेस जो होता है उस प्रोसेस में बेकार पदार्थ निकलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्सर्जित पदार्थ मुख्य रूप से जंतुओं में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो श्वसन की क्रिया द्वारा निकलता है। एक कोशिकीय जीवों में उत्सर्जन की प्रक्रिया जो है उसकी एक ही कोशिका में विसरण द्वारा हो जाता है। विसरण की प्रोसेस द्वारा वो अपनी बाहरी झिल्ली से कोशिका झिल्ली के द्वारा अपने बेकार पदार्थों का निष्कर्षण करते हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या कोई भी उनके अपशिष्ट पदार्थ हो। आइए हम लोग जानते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों में जंतुओं में मुख्य रूप से क्या निकलता है। तो प्रोटीजनी जो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है उसके पाचन के फलस्वरूप, नाइट्रोजनी पदार्थ क्या है? प्रोटीन है ना। तो उसके पाचन के फलस्वरूप क्या तैयार होता है? तो नाइट्रोजनी पदार्थ प्रोटीन जो है उसके पाचन के फलस्वरूप हमारे शरीर में या जंतुओं के शरीर में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड तैयार होता है, जो कि सेल के लिए आवश्यक नहीं है। उसको निकालने के लिए जलीय जंतु अमोनिया जो होता है जल में अत्यंत घुलनशील होता है, इसलिए अमोनिया जो है जलीय जंतुओं में जल में छोड़ दिया जाता है। जलीय अकशेरुकी जंतु खास करके उसमें मुख्य रूप से अकशेरुकी जंतु, अकशेरुकी किसको कहा जाता है? जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है ना, मछलियों में ऐसा नहीं होता है। तो उसके बाद जो आता है यूरिया, अमोनिया से ही यूरिया बनता है। नाइट्रोजनी पदार्थ हमारे शरीर में भी अमोनिया ही तैयार होता है, लेकिन उसे यूरिया में कन्वर्ट करने का काम लीवर करता है। तो स्थलीय जंतु और स्तनधारी में खास करके हम मानव में यह जो है यूरिया के रूप में हमारे शरीर से बेकार पदार्थ जो नाइट्रोजनी पदार्थ हम लोग खाते हैं, दाल वगैरह प्रोटीन जो मिलता है उसके फैक्टराइजेशन के फलस्वरूप ये निर्माण होता है। तो स्थलीय जंतु में और स्तनधारी में यूरिया के रूप में अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड जो निकलता है वो एवीज और रिप्टिलिया में होते हैं। एवीज और रिप्टिलिया जो है वो यूरिक एसिड का निष्कर्षण करते हैं, उनके लिए बेकार पदार्थ वो है, उनके सेल में ये निकलता है। एवीज का मतलब होता है बर्ड्स, ऐसा ग्रुप ना जिसमें पक्षी वगैरह आते हैं, और रिप्टिलिया जो सड़क के चलने वाले हैं, जिसमें लिजार्ड है, छिपकली है ना, और उसी तरह के जंतु उसमें आते हैं जो कि यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। अब आता है कि मानव में उत्सर्जन के कौन कौन से अंग होते हैं। तो हम मानव में उत्सर्जन के लिए प्रमुख उत्तरदायी जो है वो है हमारा वृक्क, जिसको किडनी कहा जाता है ना। तो हमारे शरीर में 2 किडनियां होती हैं जो कि आपको इस उदर गुहा यानी पेट की गुहा के ठीक पिछले वाले भाग में ये रीढ़ की हड्डी के तरफ दोनों साइड में सटा हुआ, पार्श्व भाग में पीछे की तरफ सटा हुआ होता है ना। यह दो होता है। ये इसकी डायमीटर देखें तो लंबाई जो है लगभग इसका यहाँ से यहाँ तक लंबाई 10 सेंटीमीटर होता है ना। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो लगभग ये लंबा 10 cm होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। वृत्त चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर ये चौला होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई लगभग 5 से 6 cm होता है, ठीक है। और इसकी मोटाई अगर देखें ना तो ये चौड़ाई हो गया और इसकी आंतरिक भाग ये मोटा भी है, 3D में है, तो 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक इसकी मोटाई होती है। अब आप देख रहे हैं इसका आकार सेम के बीज की तरह होता है। सेम के बीज कैसा रहता है? यहाँ से इधर से धंसा हुआ और आगे से उठा हुआ रहता है ना। तो धंसे हुए भाग को न तो उदर कहा जाता है, यानी ये उठा वाला भाग जो है कॉन्वेक्स है, और अंदर वाला जो है जैसे उत्तल और अवतल लेंस जो होता है ठीक उसी प्रकार वो उठे हुए लेंस को उत्तल लेंस, उसी तरह इसको कॉन्वेक्स कहा जाता है, जिसको हाइलम के नाम से जाना जाता है। यह इसकी संरचना है। और दबे हुए भाग जो है अवतल रूप में होता है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें जो है 2 नली बनाई गई है। एक है सीरा में जो है अशुद्ध ब्लड होता है। सीरा में कौन सा ब्लड होता है? अशुद्ध ब्लड। बताया गया है आपको परिवहन में कि ब्लड जो है सर्कुलेशन जो है उल्टा क्रम में चलता है और फूफूस आता है तो सीधा हो जाता है, बताया गया था आप लोगों को।
याद होना चाहिए। तो सीरा में शुद्ध ब्लड होता है और किडनी से छानने के बाद यह जो है देख रहे हैं कि इस किडनी से यहाँ से ये निकल रहा है ब्लड, यहाँ से निकल रहा है, यह ब्लड जो है ऊपर की तरफ जाता है। और धमनी में शुद्ध ब्लड होता है, वो शुद्ध ब्लड जो है दोनों किडनी में पहुँचाने का काम करता है। और इसी में से जो है यह अंदर की तरफ जो धसा हुआ भाग है ना, कनकेव जो है, कनकेव पार्ट से जो है ये आपका यूरिनरी, ये मूत्र वाहिनी है और मूत्र वाहिनी से ये मूत्राशय है। ये क्या है? मूत्राशय। ये है मूत्राशय है। यहाँ पे कनकेव एरिया से जो धसा हुआ भाग रहता है उसके तरफ से जो है एक मोटी नली ऊपर से निकली हुई होती है और आगे आगे पतली होती चली जाती है, जिसे मूत्र वाहिनी कहा जाता है। और ये मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा करता है और यहाँ से मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर समय समय पे मूत्र निकलते रहता है ना। मूत्र में जो है यूरिया की मात्रा होती है। उसके बाद हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि वृक्क की, इसके अंदर जो है वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। तो लगभग इसमें एक किडनी में अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जो है यहाँ ग्रंथि है ना, एड्रिनल ग्रंथि, जो एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव करता है। दोनों वृक्क के ऊपरी भाग में जो है ये छिपा हुआ है, पीछे की तरफ है। तो एड्रेनल ग्रंथि इसी के ऊपर पाया जाता है। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो इसके अंदर जो है नेफ्रॉन पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन। वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। और एक वृक्क में लगभग यह 10 लाख होता है। 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं ना एक वृक्क में। इसी से अनुमान लगा लीजिए कि कितने अच्छे से छानने का ये काम करता है। उसमें से नेफ्रॉन की संरचना का हम लोग ये वर्णन करेंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं नेफ्रॉन जो है किस प्रकार की उसकी संरचना होती है। नेफ्रॉन में होता है एक ऐसा गोला साइज का, जिसको कहा जाता है वोमेन संपुट किया जाता है। अववाही धमनिका और अपवाही धमनिका, यानी ब्लड आया और पुनः फिल्ट्रेट होने के बाद बाहर निकलता है। यह आने का काम कर रहा है और यह निकलने का काम कर रहा है। यहाँ से ऊपर आता है। तो ये जो होता है अववाही धमनिका जो होती है थोड़ा पतली होती है और अपवाही धमनिका थोड़ा मोटी होती है। तो आप जानते हैं कि पतली धमनिका जैसे पतला पाइप हो जाता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है ना। जैसे सामान्य जैसे नल का पानी है वो पानी निकल रहा है ना, और पानी निकल रहा है, अगर उसको दाबते हैं तो क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है तो पानी ज़्यादा दूर फेंकना होता है। तो यही होता है कि यह जो पतली नलिकाएं होती है इससे जो ब्लड आ रहा होता है उसका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर वाले भाग को कहा जाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, यानी ब्लड का जो है छानने का काम किया जाता है। और यह जो है यह फिल्टर यहाँ लगा हुआ होता है एक फिल्टर की तरह। उस फिल्टर से यह उसमें अपशिष्ट पदार्थ जो ब्लड में रहते हैं वो छन करके कहाँ आते हैं? बोवेन संपुट में चले आते हैं ना, प्रेशर ज़्यादा होने के कारण। और इधर प्रेशर कम होता है वो धीरे धीरे बाद में छनने के बाद निकल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें कुछ आवश्यक पदार्थ भी इसमें छन करके चले आते हैं वोमेन संपुट में। वोमेन संपुट में आवश्यक पदार्थ जैसे ग्लूकोज वगैरह और कुछ लवण की मात्रा उसमें भी छन कर चली आती है। तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है कि आगे एक हेनेल की चाप होती है, यानी ये कुंडलित जो नलिकाएं होती है, कुंडलित नलिकाएं वो आगे जाकर के पतली हो जाती हैं। पतली होने से क्या हो जाता है कि यहाँ जो छने हुए जो पदार्थ होते हैं वो रुक जाते हैं। रुकने से क्या होता है कि उनका पुनः अवशोषण कर लिया जाता है ना। जैसे किसी रूम में बहुत सारे विद्यार्थी भरे हुए हैं और एकाएक कहा जाए कि निकल जाओ तो एक ही दरवाजा से कैसे निकलेगा ना। तो वहाँ पे दरवाजे पर तो भीड़ होगा ही, भीड़ होगा तो पीछे वाले विद्यार्थी इकट्ठा हो गए है ना। अब जब इकट्ठा हुए तो कुछ ना कुछ करेंगे, बैठे नहीं रहेंगे ना। कोई किसी को परेशान करेगा, कोई किसी का कलम कॉपी निकाल सकता है पीछे से ना, चुटकी कर लेता है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसमें से भी फिल्ट्रेट जो हुआ है और यहाँ पे हेनल की चाप पतली हो जाती है। पतली हो जाने से क्या होगा, ये रुकेगा थोड़ा देर, और रुकेगा तो कुछ ग्लूकोज जो छान करके इसमें आ गए हैं उसका पुनर्वशोषण हो जाता है, फिर से उसको चूस लिया जाता है। ठीक है। और हेनल की चाप आगे की तरफ बढ़ते हुए जो है यह मूत्रवाहिनी को, ये छोटी छोटी मूत्रवाहिनी नलिकाएं जो इसी में रहती है ना, वह उसमें जुड़ करके और मूत्राशय से जाकर जुड़ जाती है और मूत्र यहाँ इकट्ठा हो जाता है। ये आपकी नेफ्रॉन की संरचना थी ना। तो श्रम। अब हमारे शरीर में बेकार पदार्थ जो निकलता है वो मूत्र के रूप में निकलता है, पसीना के रूप में निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलता है। तो मूत्र का निर्माण किस तरह से होता है? जनरली हमारे मूत्र में 96% जल, यूरिया और लवण का मात्रा होती है
अब इसमें देखा जाए तो अगर कोई भी व्यक्ति 24 घंटा में 80 से 100 ग्राम जो है 100 ग्राम प्रोटीन की मात्रा अगर ग्रहण करता है तो ऐसी स्थिति में उसके मूत्र में 96% जल, 2% यूरिया और 2% जो है अन्न यानी अम्ल उसमें नमक पाए जाएंगे। यूरिया जो है पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि यूरिया 100 ml रक्त में कितना पाया जाता है। तो 100 ml रक्त में 30 mg, याद रखिएगा 100 ml रक्त है और यहाँ mg है ना। उसी तरह यूरिक एसिड 2 से 3 mg जो है प्रति 100 ml रक्त में पाया जाता है, जो कि हमारे रक्त शरीर से प्रतिदिन निकलता रहता है। और कभी कभी जो है हम पानी कम पीते हैं, जिसके चलते जो है हमारा टॉयलेट जो है वो पीला हो जाता है। तो उसका कारण है एक केमिकल जिसका नाम है यूरोक्रम। ये भी इम्पोर्टेंट है। यूरोक्रम के कारण जो है हमारे मूत्र जो है वो पीले होते हैं। ये थे हमारे शरीर के निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ और उसका वर्णन। और इसके साथ ही ये हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।